Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of June 2023। 14 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लाइक बटन आपको दिख रहा है नीचे वो अभी दबा दो वीडियो शुरू होने के पहले, तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ज़रूर लाइक करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के हम सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइटनिंग के रिस्पेक्ट में आप कुछ स्टेटमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं। अब देखो पहला स्टेटमेंट आप देखोगे तो लिखा है लाइटनिंग इज द मेन प्रिकर्सर फॉर नेचुरल वाइल्ड फायर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लाइटनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है लाइटनिंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस दैट टैप द अर्थ्स आउटगोइंग हीट। अब इन तीन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लीजिए फिर से पॉज करके, और उसके बाद आंसर बताइए कि कितने स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो थोड़ा सिंक इन करिए और इसको बताइए कि आपको क्या लगता है आंसर। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल थ्री। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आज हम लाइटनिंग के बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे हालांकि, तो याद रखिएगा नेचुरल वाइल्ड फायर्स के पहले होता है, ये प्रिकर्सर होता है उसका, और WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। और तीसरा कि ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखता हूं कितना आपको याद है। जतन न्यूज में रहता है, आपको बताना है क्या है जतन, व्हाट इज जतन। ऑप्शंस आपके सामने है, प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स, बी है प्लेटफॉर्म फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, सी है प्लेटफॉर्म टू स्टोर कोविन वैक्सीनेशन डेटा, एंड डी है प्लेटफॉर्म टू रेगुलेट स्ट्रे डॉग्स। तो जतन इनमें से क्या है, अगर आप आंसर कर पाए तो दैट विल बी प्रीटी गुड फॉर अस। इसका करेक्ट आंसर देखो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि जतन प्लेटफॉर्म के यूज करके उस पर बनाया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आउटवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज टू द इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेस्टर्न कोस्ट आर मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन द ईस्टर्न कोस्ट। एंड तीसरा कह रहा है द नेम ऑफ द साइक्लोन बिपार जॉय फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन वाज सजेस्टेड बाय द बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सोचिए, आंसर करिए, पढ़ाया हुआ है पूरा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आउटवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं साइक्लोन में, गलत है। इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट की यहाँ पे ये आउटवर्ड स्पाइरलिंग होता है, ये गलत है, इनवर्ड स्पाइरलिंग होती है। ठीक है ना। वेस्टर्न कोस्ट आर मोर प्रोन टू साइक्लोन्स, ये भी गलत है। ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा साइक्लोन्स पड़ते हैं, जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ ज़्यादा साइक्लोन्स है, अरेबियन सी वाले रीजन में कम साइक्लोन्स हैं। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट की नेम ऑफ द साइक्लोन बिपार जो है फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन वाज सजेस्टेड बांग्लादेश, ये भी गलत है क्योंकि ये बांग्लादेश ने तो किया है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में थोड़ी बिपार जो है बन रहा है, वो तो अरेबियन सी वाले रीजन में बन रहा है। तो दैट इज द इनकरेक्ट थिंग इन दिस। तो आप लोग कितने लोगों ने सही सही सोच पाए थे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था, ना। तो कितने क्वेश्चन आपसे बने, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। थोड़ा न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं कुछ जो PIB में या दूसरी बड़ी जगहों पे आई है। तो पहली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल राइटर्स कहाँ पे हुई है। तो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ट्राइबल राइटर्स की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। याद रखिएगा, द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हैज़ बीन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, ऑर्गेनाइज्ड एट द जम्मू यूनिवर्सिटीज भदरवाह कैंपस। तो भदरवाह में ये हुआ था, जहाँ पे 37 आदिवासी राइटर्स, पोएट्स एंड कल्चरल एक्सपर्ट्स आए थे। एंड इट इज़ बेसिकली एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द आदिवासी राइटर्स टू फॉस्टर द कल्चरल एक्सचेंज एंड एड्रेस द चैलेंजेस दे फेस इन प्रिजर्विंग देयर यूनिक आइडेंटिटीज। तो जो ट्राइबल्स हैं वो किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन प्रिजर्विंग देयर यूनिक आइडेंटिटीज़,
उसको एक सामने लाना, एक फोरम के सामने लाना और आदिवासी राइटर्स को एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज का एक फोरम प्रोवाइड करना, ये इसका एम है। ये किसका इनिशिएटिव है? तो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा और अंजुमन तराकी गोजरी अदाब, तो उसका ये इनिशिएटिव है। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद ना रहे तो भी चल जाएगा, और थोड़ा मोटा मोटा याद रखिएगा कि झारखंडी आपका भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा और अंजुमन तराकी, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है वह राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो 126th बर्थ एनिवर्सरी थी अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, हु इज़ रिवर्ड एज अ सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एंड राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में हुआ था इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अभी उत्तर प्रदेश बन चुका है ना। एंड उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया था। पहले प्रोलिफिक राइटर थे, पोएट थे। उन्होंने बहुत सारे पैट्रियोटिक वर्सेस लिखे हैं हिंदी में, उर्दू में। उनका पेन नेम था, जैसे अज्ञात या राम के नाम से लिखते थे, कई बार बिस्मिल के नाम से लिखते थे। एंड उन्होंने एक पोएम लिखी थी, मेरा जन्म नाम से एक पोएम लिखी थी। एंड आर्य समाज के मिशनरी के रूप में भी काम किया उन्होंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट उनकी लाइफ से जुड़ा है, द मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी नाम की जगह आपको पता होगी, बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ द समाजवादी पार्टी एंड ऑल। तो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो थी 1918 की कॉन्स्पिरेसी है। बिस्मिल स्टार्टेड अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मातृवेदी, है ना, याद रखिएगा। मातृवेदी नाम का उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन किया था। द अल्टर ऑफ द मदरलैंड, मातृ यानी मदर, वेदी यानी द अल्टर, फायर अल्टर जिसको बोलते हैं, यज्ञ जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा। एंड बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज उनके साथ जुड़े मातृवेदी में, जैसे गेंदालाल दीक्षित जुड़े, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। मैनपुरी की प्रतिज्ञा एक पोयम थी, मैनपुरी की प्रतिज्ञा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही लिखी थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन में मदद की, जैसे अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनने में मदद की थी 1923 में, HRA जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी, आप सबको पता होना चाहिए। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में जो हुई थी, एक ट्रेन जो जा रही थी काकोरी एक्सप्रेस, उसको लूट लिया गया था। इट वाज गोइंग फ्रॉम शाहजहानपुर टू लखनऊ, शाहजहानपुर से लखनऊ जा रही थी। एंड इसमें इसको फिर लूट लिया गया था और राम प्रसाद बिस्मिल जी को इसी केस में अरेस्ट भी किया गया था। एंड 18 महीने के ट्रायल के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो दिस वॉज द थिंग विच वॉज रिलेटेड टू राम प्रसाद बिस्मिल जी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जो भी इंपॉर्टेंट थे। थर्ड टॉपिक है यक्षगान। तो यक्षगान क्या है? यक्षगान बेसिकली अभी रिसेंटली एक चैरिटी शो हुआ था जर्मनी में, जहाँ पे हमने परफॉर्म किया है। यक्षगान को बयालत्तम भी कहा जाता है, बयालट्टम या बयालातम, जो भी आप बोलना चाहे, बयालत्तम ये कहा जाता है। इट्स अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस, डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है। एंड यक्ष का मतलब होता है सेलेस्टियल एंड गान का मतलब होता है म्यूजिक। एंड इट इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, स्कॉलरली डायलॉग एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, डांस भी है, म्यूजिक भी है, सॉन्ग्स भी है और स्कॉलरली डायलॉग्स भी हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है यक्षगान से? तो इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद कर्नाटका। तो याद रखिएगा कर्नाटका से मेनली एसोसिएटेड है, केरला से भी थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है। पर अगर आपको ऑप्शंस में सिर्फ कर्नाटका केरला दोनों मिले और कोई एक आंसर है तो कर्नाटका ही टिक करना। तो इट इज़ कर्नाटका बेसिकली, बट लिटिल बिट ऑफ रिलेशन विद केरला इज ऑल्सो फाउंड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं बेहिचक बेझिझक। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतने में से ही आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आपको इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय पर्सनल बिलीव एंड आप भी इसको मानिए, है ना। देखते हैं एडिटोरियल जो मेन आज का है वो है टैक्स लॉ इन द शैडो ऑफ द हायर जुडिशरी। अब ऑथर ने यहाँ पे आज जुडिशरी का जो ओवर रीच है, यानी कि जुडिशियल ओवर रीच जिसको हम बोलते हैं। जुडिशियल ओवर रीच एक ऐसा टर्म है जिसमें जुडिशरी अपने डोमेन से आगे आकर के दूसरे के डोमेन में इंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो अब जुडिशियल ओवर रीच का कहाँ कैसे हो सकता है? जैसे अब तीन पिलर हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी है। तो अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करने लगे या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे तो फिर ये ओवर रीच हो रहा है। और यहाँ पे ऑथर ने यही चीज़ बोला है कि जो टैक्स लॉस केवल और केवल पार्लियामेंट
को बनाने हैं वहाँ पे भी अब जुडिशरी किस तरीके से एंटर कर रहा है। तो ऑथर ने कहा कि जो टैक्सेशन लॉज हैं इंडिया में वो दो सेंट्रल उनके प्रिसेप्ट्स है, देयर आर टू सेंट्रल प्रिसेप्ट्स इन इंडिया। द फर्स्ट इज दैट आर्टिकल 265 बोलता है दैट अ टैक्स में बी इम्पोज्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ अ लॉ। टैक्स है केवल तब इम्पोज हो सकता है व्हेन इट हैज द अथॉरिटी ऑफ अ लॉ, और लॉ बनाने का पावर किसका है? इट इज द लेजिस्लेटिव डोमेन, इट इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। Second is a principle of sureness that the levy ought to be clear, consistent and predictable. It should be clear, consistent and predictable. तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे टैक्स लॉज चलते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन अब ऑथर ने कहा कि रिसेंटली कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं विच आर नॉट इन लाइन विद द अबव टू प्रिसेप्ट्स या अबव टू प्रिंसिपल जो हमने बात की है। तो इसमें सबसे पहले ऑथर ने जो आर्टिकल जो उठाया है जजमेंट, वो उठाया है ITO वर्सेस द विक्रम सुजीत कुमार भाटिया। ITO वर्सेस द विक्रम सुजीत कुमार भाटिया केस, आप लोग लिख भी सकते हैं ITO वर्सेस द विक्रम सुजीत कुमार भाटिया केस। अब देखो ये केस मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार चेकिंग होती है ना, जैसे इनकम टैक्स ने रेड मारी, अब इनकम टैक्स को कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो पहले क्या लॉ कहता था? लॉ ये कहता था पहले कि इफ द डॉक्यूमेंट्स बिलोंग्स टू अ पर्सन, लिखा रहता था लॉ में, लिखा था अगर डॉक्यूमेंट बिलोंग करता है टू अ पर्सन, है ना, तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू की जा सकती है, ठीक है। तो अब होता क्या था कि कई बार क्या होता था, उसका नाम लिखा रहता था, लेकिन ये स्टैब्लिश कर पाना कि वेदर द डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट, ये क्लियर नहीं होता था। तो कई लोग ऐसे बच भी जाते थे इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आप गए, है ना, ये सेक्शन 153C है ना, IT एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई मतलब चेकिंग हो रही है और डॉक्यूमेंट मिलता है, इफ द डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू पर्सन X Y और Z, तो इंक्वायरी जो है वो की जा सकती है अगेंस्ट दैट पर्सन। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो बिलोंगिंग है ये स्टैब्लिश करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो बिलोंग जो है इसको गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया और लिख दिया बिलोंग की जगह परटेन्स, ठीक है ना, इफ इट परटेन्स टू, ठीक है। परटेन्स मतलब कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि ये थोड़ा बहुत भी आपसे रिलेटेड है, तो बिलोंग करना जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट का आपसे, तो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू हो सकती है। तो ये उन्होंने सहूलियत के लिए किया। अब देखो हुआ क्या, इससे दिक्कत क्या होने लगी, इससे दिक्कत ये हुई, एक चीज नहीं पता चल रही थी कि क्या अमेंडमेंट जो हुआ 2015 में, तो क्या 2015 के पहले के जो सर्चेस हैं उनसे ये रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि करना नहीं चाहिए था 2015 से पहले की सर्चेस से, लेकिन और यहाँ इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला भी ये दिया था कि ये नहीं रिलेट करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी मतलब उससे करेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि इट विल बी एलिजिबल फॉर दोज ऑल्सो जो कि अमेंडमेंट से पहले के केसेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है कि ये जो डिसाइड करने वाली पावर है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, इट शुड हैव बीन इन द लॉ, ये लॉ में होनी चाहिए थी पावर, ये टैक्सेशन की पावर है, इट शुड हैव बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द लॉ, और अगर लॉ में मेंशन नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए था। तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय ऑथर कि यहाँ पे एक तरीके से ये क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से लॉ बना रहा है। ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, इट इज नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इट इज रादर देन फॉर्मिंग अ होल टुगेदर न्यू लॉ, क्योंकि वो चीज तो ऑलरेडी मेंशन ही नहीं है और आपने वो प्रोविजन अपने आप डाल दिया, तो यू आर मेकिंग द प्रोविजंस नाउ, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। एंड इसी तरीके से एक और केस है, दूसरा भी सेम केस इसी तरीके का है, वो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट ये आप समझ गए होंगे कि क्या किस तरीके से ऑथर का कहना है कि जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जुडिशरी इज व्हाट डूइंग व्हाट, जुडिशरी इज इंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज नॉट जस्ट इंटरप्रिटिंग द लॉज, इट इज ऑल्सो मेकिंग द लॉज। अब लॉ बनाने का वैसे तो उसका पावर नहीं है, लेकिन 142 के अंतर्गत वो डिक्री या लॉ पास भी कर सकता है, इट कैन पास अ लॉ और डिक्री डायरेक्टली, आर्टिकल 142, वो भी ओवर रीच का ही एग्जांपल हो सकता है ना, फॉर डूइंग इन द नेम ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट एंटर करता है कई बार इस डोमेन में। तो ऑल दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जैसे यहाँ पे लिखा है कोर्ट एज अ मेकर नॉट इंटरप्रेटर, मतलब कोर्ट लॉ बना रहा है ना कि इंटरप्रेट कर रहा है, एंड दिस इज मोर देन एन इंक्रोचमेंट। अब ये इंक्रोचमेंट से भी कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। एंड this is the thing which has been mentioned by the author.
यहाँ पे है वेयर एनीवन कैन बी एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये सेडिशन के ऊपर लिखा गया है कि जो लॉ कमीशन है रिसेंटली, उसने लॉ कमीशन ने क्या चीज़ें कही हैं और ऑथर ने उसके अगेंस्ट बोला है यहाँ पे। तो लॉ कमीशन ने ऑथर ने कहा 3 चीज़ें कही हैं। पहली तो ये कि सेडिशन को अपहेल्ड किया है फिर से उसने कि सेडिशन को रहना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए सेडिशन की एंड मीनिंग ऑफ सेडिशन शुड बी लेड डाउन, है ना, क्या होना चाहिए एंड एक लॉ बनना चाहिए सेडिशन के रिगार्डिंग, है ना। ये सजेशन है पहला। दूसरा जो सजेशन है वो ये कहा है कि मिनिमम सेंटेंस जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए फ्रॉम 3 years to 7 years नाउ। 3 साल से सज़ा बढ़ा करके 7 साल मिनिमम होनी चाहिए सेंटेंस, ये भी लॉ कमीशन ने कहा है। और तीसरा ये कहा है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सेडिशन के केस में, इट शुड बी रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर अ पुलिस ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और हायर मेक्स अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो जो थर्ड है वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सेडिशन के केस में, ये रजिस्टर्ड केवल तब होनी चाहिए जब एक पुलिस ऑफिसर which who holds the rank of इंस्पेक्टर और हायर मेक्स अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जब तक वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ना कर ले तब तक आपको FIR नहीं करनी। ये 3 सजेशंस दिए गए हैं। पहला क्या था, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड विच कंटेन्स लॉ ऑफ सेडिशन टू बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द मीनिंग ऑफ सेडिशन एज पर द केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मतलब कि जो केदारनाथ सिंह ने कहा गया था उस चीज़ को मतलब सेडिशन के मीनिंग में इंक्लूड करना, जो वायलेंस वाला पार्ट था। अच्छा, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि जो लॉ कमीशन है वो कह रहा है कि एक्चुअल वायलेंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप केदारनाथ सिंह का केस पढ़ेंगे तो केदारनाथ सिंह में कहा गया था कि इंसाइट वायलेंस, इन ऑर्डर टू इंसाइट द वायलेंस जो भी है ना, उसको इन्होंने इस तरीके से एनालाइज किया है। जो लॉ कमीशन है उसने ये कहा है कि it is not necessary कि violence हो, if whatever has been said has a tendency to incite violence then also it can be considered as sedition। अब ऑथर का ये है कहना है कि जो टेंडेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो काफ़ी वेग होता है और इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि किसी भी चीज़ का मतलब हम निकाल सकते हैं कि यार ये टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज करो किसी एक्स और वाई कंट्री में मैच हो रहा है और एक्स कंट्री की पॉपुलेशन जो है उनमें से कोई एक बंदा वाई कंट्री को सपोर्ट करने लगे, ठीक है ना। एक्स कंट्री और वाई कंट्री के बीच में मैच हो रहा है और एक्स कंट्री में कोई बंदा है ए नाम का और ए जो है वो वाई कंट्री को सपोर्ट करने लगे, तो अब हो सकता है इससे भी एक्स कंट्री में वायलेंस हो जाए भाई, है ना। तो अब क्या ऐसी चीज़ों में सेडिशन लगने लगेगा? सपोर्ट कर भाई, अच्छा 2 कंट्रीज खेल रही हैं, सपोज करो मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, जैसे इस बार के टेस्ट सीरीज में, है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी। अब इंडिया बहुत ही गंदा खेल रही है, ठीक है ना, और हमको पता है कि ना इनको सिर्फ पैसे से मतलब है और जो प्लेयर्स हैं इनको और कुछ नहीं चाहिए, IPL से सिर्फ पैसा कमाना है। तो बट नेचुरल है कि बीच में आपके दिमाग में भी आएगा कि चलो साला हार ही जाए तो ज़्यादा बेटर है इस केस में, है ना, कम से कम इनको सद्बुद्धि तो मिले और टेस्ट में कम से कम कल से एक अच्छी टीम लेकर के तो आएंगे, है ना। तो क्या ये अब ये सेडिशियस आप मानेंगे किस चीज़? नहीं, आप अल्टीमेटली चाहते वही है, ये आपका गुस्सा है उनके अंडर परफॉर्मेंस के कारण जो आप ये कह रहे हो, है ना। बट इसके अंदर भी टेंडेंसी टू इनसाइड वायलेंस हो सकती है, तो क्या इस केस में आप सेडिशन लगा दोगे? तो टेंडेंसी ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए गलत होता है। एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई प्रूफ ऑफ वायलेंस हो, केवल टेंडेंसी से ही वो हो जाएगा काउंट। ये चीज़ से ऑथर को प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी वेग है, दिस शुड नॉट हैव बीन द स्टेट, एंड इसको मतलब ये देखना चाहिए कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको नहीं रखा गया है, हमारे यहाँ क्यों रखा जा रहा है। तो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन सेड। अगला जो है वो है HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। व्हाट इज HAP? HAP है हिरोशिमा एक्शन प्लान, याद रखिएगा। HAP क्या है? हिरोशिमा AI प्रोसेस, सॉरी हिरोशिमा AI प्रोसेस, HAP। और ये बेसिकली अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि G7 की मीटिंग हुई है। कहाँ पे G7 की मीटिंग हुई है? हिरोशिमा जापान में मीटिंग हुई है, हिरोशिमा जापान में मीटिंग हुई है। और G7 कंट्रीज में आता कौन कौन है? तो आपको पता होगा USA आता है, UK आता है, कनाडा आता है, इटली आता है, जापान आता है और आपका फ्रांस आता है, ठीक है ना, और दीज आर द कंट्रीज, USA आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द 7 मेंबर्स। और EU जो होता है, यूरोपियन यूनियन जो है वो परमानेंट इन्वाइटी है इसका, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जैसे ये यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी है, यहाँ पे सुनाक है, ये आपको पता है बाइडेन ही है। देन इसके अलावा दिस इज़ फ्रॉम EU एंड यहाँ पे ये जापान के हैं, यहाँ पे ये जस्टिन ट्रूडो
कनाडा के हैं, यहाँ पे ये फ्रांस के हैं, ये इटली की हैं, तो ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस G7, है ना। तो G7 जो है उसने अभी रिसेंटली HAP यानी कि हिरोशिमा AI प्रोसेस को अडॉप्ट किया है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, AI को रेगुलेट करने के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए हिरोशिमा AI प्रोसेस जो है इसको लिया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ हिरोशिमा एक्शन AI प्रोसेस HAP, द G7 कंट्रीज कुड मूव टुवर्ड्स अ डाइवर्जेंट रेगुलेशन बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडिंग वैल्यूज। तो बेसिकली HAP की मदद से यानी कि हिरोशिमा AI प्रोसेस की मदद से एक रेगुलेशन या वो रूल बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू बेसिकली वो AI को रेगुलेट कर सकें, उसको उसकी गाइडिंग वैल्यूज बना सकें, है ना। किस तरीके से AI रेगुलेट होगा, गाइड होगा, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कि क्या एक्चुअली चाहते हैं ये, ठीक है ना। It can develop a common guideline for G7 countries that allow the use of copyrighted materials in data sets for machine learning as fair use। तो यहाँ पे गाइडलाइंस भी बनानी है G7 कंट्रीज़ के लिए ताकि कॉपीराइटेड मटेरियल्स अगर हैं तो उनको फेयर यूज़ के तहत मतलब कॉपी किया जा सके, यूज़ किया जा सके। तो ये भी इसके अंतर्गत एक पार्ट है हिरोशिमा AI प्रोसेस, आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। द कैंसल कल्चर स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर और फॉर्म ऑफ मॉब विजिलेंटिज्म। अब कैंसर कल्चर क्या है? देखो क्या होता है कैंसल कल्चर क्या होता है? कैंसल कल्चर का मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति X है, उसने कोई ऐसी बात कही जो मतलब भले सही हो बट एक ग्रुप के अगेंस्ट थोड़ा कह दी हो या एक ग्रुप को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए कह दी हो, लेकिन वो बात सत्य हो। सपोज करो एक्स ने कोई बात कही एंड दैट थिंग इज राइट बट दैट डिफेम्स द अनदर कम्युनिटी। अब क्या होता है, उस कम्युनिटी के लोग उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू कर देते हैं, एक तरीके का मॉब विजिलेंटिज्म शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन मॉब वायलेंस शुरू कर देते हैं, एक तरीके से ऑनलाइन मॉब वायलेंस है, और उस व्यक्ति को एक तरीके से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी जॉब लूज कर दे, हो सकता है वो व्यक्ति मतलब डिफेम हो जाए, पूरा शेमिंग हो। तो एक तरीके से जब इस तरीके की पब्लिक शेमिंग या सेंसरशिप या लॉस ऑफ फ्रेंड्स, कनेक्शंस और जॉब, ये सब चीज होती है तो इसको माना जाता है कि दैट पर्सन हैज बीन कैंसल्ड नाउ, है ना। तो दैट यही है कैंसल कल्चर, दिस इज कैंसल कल्चर। तो आप याद रखिएगा कैंसल कल्चर इज अ टर्म वाइडली यूज्ड कंटेम्पररी टर्म। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी परसीव्ड रॉन्ग whether from 2 minutes ago or half a century ago suddenly comes under scrutiny from a group of people online and results in public shaming, censorship, loss of friends and connections or even the job, it means that the person who has aired such a view has been cancelled. Demanding accountability from people holding such problematic views is central to cancel culture। तो कुल मिलाकर के यही वाली बात है कि समझ गए ना आप क्या दिक्कत है। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत सही चीज़ है, ये एक तरीके का सोशल जस्टिस है। सम पीपल जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं या इसको जो अपहोल्ड करते हैं उनका ये कहना है कि एक तरीके का सोशल जस्टिस है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस एंड कल्चर कैंसल कल्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, क्योंकि वो अपने व्यूज़ असर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बट क्या वाकई में ये सही है? तो देखो जो प्रोपोनेंट्स हैं वो तो बोलेंगे कि ये बहुत सही चीज़ है और जो पावर में जो लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए है, सोशल जस्टिस का फॉर्म है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के पास है। लेकिन देखो अब ये कैंसल कल्चर इज़ नो लॉन्गर अबाउट स्पीकिंग ट्रुथ एंड दिस पावर हैज़ बिकम एन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ विशियस मॉब इंटिमिडेशन। तो एक तरीके का ये मॉब इंटिमिडेशन बन चुका है, ये कोई सत्य की खोज नहीं है, ये मॉब इंटिमिडेशन है, ऑथर का कहना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। सेकेंड ऑथर का कहना है कि जो कैंसल कल्चर के गोल पोस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कई लोग चाहते हैं कि उस व्यक्ति का जॉब चली जाए, कई लोग चाहते हैं उसका कैरियर खत्म हो जाए, कई लोग चाहते हैं कि उसकी पब्लिक शेमिंग हो। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट है और सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करना अलग अलग तरीके से उनका एम रहता है। तो जो एम है वही इसमें बहुत गलत है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कैंसल कल्चर जो एक तरीके से शेमिंग तो आप करते ही हो लेकिन एक तरीके से एक जो ट्रुथ बोलने की पावर है उसको भी मतलब हिंडर करते हो कि लोग सत्य बोलने से घबराने लगता है कि भैया कल को हमारे साथ कैंसल कल्चर हो गया या मॉब इंटिमिडेशन हो तो हम क्या करेंगे। तो दिस कैन हैपन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगला देख लेते हैं यहाँ पे 2 वॉरशिप लॉन्च्ड। अब 2 वॉरशिप लॉन्च हुई, तो एक का नाम है अंजदीप, शिप अंजदीप हैज बीन लॉन्च। अंजदीप क्या है? थर्ड एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। एंड दूसरा है संशोधक। संशोधक इज द 4th सर्वे वेसल लार्ज, ठीक है ना, सर्वे वेसल लार्ज है संशोधक। और एक मैंने आपको अंजदीप बताया, तो ये आप याद रखेगा, दिमाग में रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। नो सर्टिन अपडेट येट ऑन कोविन डेटा लीक। तो आप सबको पता है कोविन डेटा का लीक हुआ है, हालांकि गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है, और सर्टिन को कहा गया था कि आप चेक करिए और बताइए क्या है। तो सर्टिन ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। सर्टिन है क्या? ये नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, जब होते हैं उनके अगेंस्ट वो नेशनल नोडल एजेंसी है। और सर्टिन स्टैब्लिश की गई थी 2004 में एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 लाया गया था इन टू सर्व सर्टिन को। उसने कहा कि यू विल सर्व एज द नेशनल एजेंसी एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो सर्टिन का ये महत्व है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। NCSC सेंड्स नोटिस टू जोमेटो, दिल्ली पुलिस एंड यूट्यूब ओवर कास्टिस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने जोमेटो के फाउंडर को और मतलब नोटिस दिया है फॉर द इनह्यूमेन एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनसीएससी के बारे में देख लें। देखो पहले एनसीएससी नहीं था, पहले एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था आर्टिकल 338 के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्पेशल ऑफिसर था डिजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। फिर 65th अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 में, और इसमें इट रिप्लेस द 1 मेंबर सिस्टम विद अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर एक कंबाइंड हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आ गया, ठीक है ना, और आर्टिकल 338 में था। फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, और इसमें फिर अलग कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया ये आपका आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया आर्टिकल 338A, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको यही पता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B भी बनाता है ना, तो 338B बनाता है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हेड हैंड एंड सील। काम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑल द इश्यूज कंसर्निंग द सेफगार्ड ऑफ द एससीज, इंक्वायर करते हैं कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द एससीज। They take part in the advising the central and state governments with respect to the planning of development of SCs. तो all these things are there, ये सब आपको पता ही होगा। 102nd अमेंडमेंट एक्ट से फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था 102nd 102, ठीक है ना, तो याद रखेगा। तो आगे देख लेते हैं डिसइन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग दास। अब यहाँ पे देखो एक टर्म है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। डिफ्लेशन वर्सेस डी इन्फ्लेशन देख लो। डिसइन्फ्लेशन, तो डिसइन्फ्लेशन जो टेम्पररी स्लो डाउन इन इन्फ्लेशन है, टेम्पररी जो स्लो डाउन है इन्फ्लेशन में, मतलब टेम्पररी स्लो डाउन करना चाहिए, प्राइजेस जब घटते हैं टेम्पोररीली उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में स्लो डाउन हो जाए, मतलब लॉन्ग टर्म स्लो डाउन के कारण आपके प्राइजेस लॉन्ग टर्म के लिए डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है ना। तो डिफ्लेशन एक तरीके से उल्टा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन भी क्या है? इन्फ्लेशन टेम्पररी इंक्रीज इन प्राइस नहीं, इन्फ्लेशन इज अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन प्राइस, है ना। और जो डिफ्लेशन है वो है लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। और अगर शॉर्ट टर्म में यही छोटे बहुत 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए प्राइजेस घट रहे हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज और डिसइन्फ्लेशन डे टू डे जो आप मॉनेटरी पॉलिसीज और ये सब बनाते हो उससे करते हो, हैंडल करते हो। हालांकि डिफ्लेशन को भी आप उसी से हैंडल करते हो, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ होता है, उसमें रिसेशन भी हो सकता है ऐसे टाइम पे। तो रिसेशन जो रिलेटेड है वो डिफ्लेशन से रिलेटेड है, ना कि डिसइन्फ्लेशन से, क्योंकि डिसइन्फ्लेशन हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, रिसेशन भी लॉन्ग टर्म है, डिफ्लेशन भी लॉन्ग टर्म है।
IRDAI नॉड फॉर SBI माइक्रो फाइनेंस टू पिक अप 10% इन ICICI लोम्बार्ड। तो ये तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इसने बेसिकली IRDAI क्या है, ये 1999 में IRDA एक्ट था, उसके अंतर्गत बना था। ये एपेक्स बॉडी है जो कि सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। द एम इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, हेड ऑफिस है इसका हैदराबाद में। IRDAI एक 10 मेंबर बॉडी है, 10 मेंबर बॉडी है ये, और इसमें एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और इनको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, तो लास्ट मूव करते हैं लाइटनिंग ब्लेम्ड फॉर कनाडा फायर्स। अब लाइटनिंग को ब्लेम किया जा रहा है कनाडा फायर्स के लिए। तो याद रखिएगा, लाइटनिंग यस इट्स अ मेन प्रिकर्सर ऑफ द नेचुरल वाइल्ड फायर। देखो लिखा भी है, ये टर्म भी यहाँ लिखा है, लाइटनिंग इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ नेचुरल वाइल्ड फायर्स। और याद रखिएगा, यहाँ पे लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स दैट फ्लो फॉर मोर देन सम टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स। ऐसे लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, याद रखिएगा, ऐसे लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स जो कि 10 मिली सेकेंड से टेंस ऑफ मिली सेकेंड से ज़्यादा अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स। याद रखिएगा, दे आर नोन एज LCC, ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा, लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट याद रखिएगा। एंड ये लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द फायर्स एंड ऑल। तो ये जो चेंजेस हैं दैट इज द थिंग। और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण ये जो लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स हैं इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लाइटनिंग भले इवेंट घट रहा हो, लेकिन LCC के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑल दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और ये मैंने आपको बताई दी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये रिलीज करता है लाइटनिंग में। और लाइटनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक नेचुरल तरीका है लाइटनिंग। तो ये भी याद रखिएगा, लाइटनिंग इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द ये यहाँ पे देखो लिखा है, लाइटनिंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म ओजोन। और फिर ये ओजोन का फॉर्मेशन भी कराता है विच इज़ द स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर विच आर इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल ठीक था, LCC के बारे में इसमें आपको पता चला। लाइटनिंग काम कैसे करती है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब स्टॉर्म आता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो वार्मर एयर में होते हैं, दे आर कंडेंस्ड इन द कंडेंस्ड एंड दे कोलीज टुगेदर टू फॉर्म थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है ना। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं वो बनते हैं जब कंडेंस होता है ये वेपर। तो अब यहाँ पे जब ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स बेसिकली जब कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस बनते हैं क्लाउड्स में। तो जैसे मान लो ये आपका क्लाउड है ना, तो यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज जुड़ता जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या है, ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन द क्लाउड्स विल बिल्ड अप एंड ओवर अ टाइम द वोल्टेज डिफरेंस बिकम्स हाई इनफ टू सरमाउंट द रेजिस्टेंस प्रेजेंटेड इन ईयर, लीडिंग टू अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेजिस्टेंस से ज़्यादा फिर वो हो जाएगा चार्ज, जब इसमें धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा तो तभी हमको लाइटनिंग फ्लैश दिखता है। तो इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।